तो नमस्कार आप सभी का। वॉइस की संविधान संवाद श्रृंखला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं श्री शिव कुमार जी, जो काफ़ी लंबे समय से संवैधानिक मूल्यों को लेके समाज में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, समाज में वंचित वर्गों के प्रति एक लंबा अनुभव उनका रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति उनका एक बहुत विशेष योगदान समाज में रहा है। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि जो हमारा वॉइस का जो उद्देश्य है कि संवैधानिक मूल्यों की समाज में स्थापना को लेके उसकी बढ़ोतरी के लिए क्या-क्या कार्य किया जाता है, जो वॉइस कर रहा है। ऐसे पहल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अनुभव हमको प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक आप अपना परिचय बताइए उस तरह से कि क्या आपकी प्रेरणा रही, किस तरह से आपने काम किया समाज में एक वंचित वर्गों के प्रति, और आपका जो नागरिक अधिकार मंच है, थोड़ा-सा उसके बारे में भी हम लोगों को सभी को बताइए। तो धन्यवाद भावेश। नागरिक अधिकार मंच की शुरुआत हम लोगों ने 2006-07 में की थी और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का संगठन हम लोग बनाएँगे, मगर मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ, उस क्षेत्र में एक स्लम एरिया है। और उस स्लम एरिया को सरकार 2005 में एक एक्ट लेके आई थी, जेएनयू-आरएम परियोजना। तो हमारे घर से लगी हुई कुछ बस्तियों को वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करने का प्लान था। अच्छा। और वहाँ से उनको करीब 7-8 किलोमीटर दूर ले जाके ब्रजमोहन नगर में बसाने का प्लान था। तो उसी को देखते हुए कि हम अपने बस्तियों को कैसे बचाएंगे और इसको लेकर कैसे काम करना है, ये सारी रणनीति तैयार करने को लेकर ही हमारा एक नागरिक अधिकार मंच बना था। तो 2006-07 से लेकर निरंतर 2012 तक हम लोगों ने अपनी बस्ती को बचाने के लिए काम किया, जिसमें लोगों की बड़ी भागीदारी रही। जो लोकल पॉलिटिशियन थे अलग अलग पार्टियों को, उनका भी बहुत सहयोग था। और फिर 2012 में सीएम ने आके खुद हमारे जो संघर्ष को मान्यता दी और वहाँ पर उस बस्ती के बारे में कहा कि अब ये जेएनयू-आरएम परियोजना के तहत इन बस्तियों का जो विस्थापन है वो नहीं होगा। तो उस बस्ती को बचाने को लेकर जो अभियान चला, उस अभियान को एक नाम देना था। उस बैनर को के नाम जो रखा हम लोगों ने, उसका नाम नागरिक अधिकार मंच रखा और वहीं से नागरिक अधिकार मंच की शुरुआत। अच्छा। हाँ, तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत हुई और तब से लगातार आपके अनुभव रहे हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, और जो कार्य आप करते आ रहे हैं उसकी हम सभी बहुत सराहना करते हैं। उस तरह के काम की बहुत ज़रूरत है समाज में। और जैसे आपके अनुभव रहे हैं, आम नागरिकों के प्रति आपका लंबे समय तक जुड़ाव रहा है, लगभग रोज़ ही होता है। अलग-अलग वर्गों के अलग-अलग कार्य क्षेत्र के लोगों से, अलग-अलग विचारधारा वाले लोगों से आपका जुड़ाव होता है। तो आपको क्या लगता है कि संविधान केवल कानूनी किताब है या फिर रोज़मर्रा के जीवन में भी ये मार्गदर्शक बन सकता है? देखिए, अभी आज के माहौल में जिस तरह से संविधान को देखा जा रहा है, बेशक जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, तो संविधान को भी पवित्र ग्रंथ बताने का प्रयास रहा है। मगर मेरा मानना है कि संविधान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, वो एक परिवर्तनीय एक हमारा नियमावली है, जो समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बदलता है। और संविधान जीवन के हर पहलू में काम आता है। बिल्कुल। मतलब संविधान को लोग ऐसे मानते हैं कि बहुत बड़ा कोई काम करना। अब हम मान लीजिए कहीं रोड पे जा रहे हैं और लाल बत्ती जल जाती है, तो वहां पर रुक जाना, अगर हम रुक गए तो हमने नियम कानून का पालन किया, ये भी संविधान का पालन करना है। हाँ, वो हमारे कर्तव्यों में आता है। तो संविधान में अधिकारों के पैरेलल कर्तव्य भी चलते हैं। तो संविधान को मतलब ऐसा अपने आप में वो बड़ी चीज है, मगर हर जीवन के हर पहलू में संविधान को पालन करने का हमको मार्गदर्शन जो देता है, वो हमें संविधान में हमें बताया गया है कि संविधान किस तरह से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बगैर जीवन हम नहीं चल सकते। अगर संविधान के बगैर जीवन चलेंगे तो
मतलब एक आवारा जैसे कहते हैं ना कि आवारा हो जाना, हाँ, उस हाँ। तरह से हमारा जीवन हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि संविधान से हमको कर्तव्यों का भी ज्ञान मिलता है, जिससे हम बेहतर नागरिक बन सकते हैं, और हमें अधिकारों का भी ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने जीवन का बेहतर तरीके से मतलब जीवन यापन कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे संविधान, हमारे बस्ती में रोड, नाली, पानी, बिजली नहीं है, हुँ, तो इस बात की मांग करना हमको संविधान हमको अधिकार देता है बिल्कुल। हाँ, हाँ। कि हम अपने जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, हाँ। वो भी संवैधानिक दायरे से ही चुन के आए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन अपने जनप्रतिनिधियों से हम अपने बस्ती के लिए, अपने कॉलोनी के लिए, अपने शहर के लिए रोड, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा की अगर मांग करेंगे, तो वो भी हमको संविधान हमको अधिकार वो भी देता है। अधिकार देता है, बिल्कुल। तो इस चीज़ की समझ होना बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ कि सभी को होना चाहिए। तो आपके अनुसार जैसे संविधान के तो सभी मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, फिर भी अगर चर्चा की जाए तो गरिमा, समता, स्वतंत्रता, न्यायता और बंधुता ज़मीनी स्तर पर लोगों को आपको जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं? या फिर कहा जाए कि कोई एक अगर आपको उदाहरण देना है किसी एक संवैधानिक मूल्य का जिसने आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाला हो, तो आप क्या चुनेंगे? गरिमा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता में से? संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता हुँ, हुँ। और गरिमा, उसमें बंधुता में ही शामिल उसी में है। शामिल हो ठीक। जाता है, अगर अपन अलग से ना मगर लें तो बिल्कुल। अगर इनमें से मुझे एक को देखा जाए, हुँ, तो हुँ। मैं बंधुता को वैरिता में एक नंबर पे रखूंगा। मेरा मानना है कि अगर समाज में बंधुता नहीं होगी, तो जितने भी समता, स्वतंत्रता, गरिमा के मूल्य हैं, वो उनका अपने आप हनन होगा। क्यों? तो अगर मैं भावेश के प्रति मन में बैर रखूंगा, हुँ, तो फिर हुँ। मैं उसकी स्वतंत्रता को भी हाँ, कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। प्रभावित करूंगा। बिल्कुल। फिर हाँ, हाँ। उसकी उसकी जो गरिमा का भी मैं हनन करूंगा। बिल्कुल। हाँ, और ये हाँ। सारी चीजें, क्योंकि बिल्कुल। समाज में हमको बंधुता जब तक नहीं स्थापित हुँ, करेंगे, हुँ। तब तक बिल्कुल। कोई ना कोई वर्ग अपने से जो कमतर समझने वाले वर्ग के, उनके गरिमा का हुँ, और हुँ। उनके अधिकारों का हनन करेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी एक प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि समाज में हम लोग बंधुता के लिए प्रयास करें, समाज में हम लोग ऐसी गतिविधियों का संचालन करें जिससे एक दूसरे के बीच प्रेम, भाईचारा उत्पन्न हो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, तो अपने आप जो बाकी संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं, वो अपने आप उनका हनन होगा। हनन होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका जैसे अनुभव रहा है, जिन लोगों के बीच आपने काम किया है जाके, उनकी मुख्य समस्याएँ क्या रही हैं जो आपको समझ में आई हैं? या जिन समस्याओं पे ज़्यादा आपको बार-बार समस्याएँ सुनने में आई हैं, जिस समस्या के ऊपर ज़्यादा काम आपने किया है? देखिए, मैं जो नागरिक अधिकार मंच है, मुख्य रूप से अर्बन स्लम में काम करने वाला हुँ, हुँ। संगठन है। तो अर्बन स्लम में जब जाते हैं हम, तो अक्सर उनकी प्रमुख समस्याएं तो, और वो सालों साल चलती रहती है। रोड, हुँ। नाली, पानी, बिजली तो है ही, हाँ, हाँ। मगर उनके जो प्रमुख दो समस्याएं हैं, वो एक तो है आजीविका का, हुँ, हुँ। कि उनके पास कोई स्थायी आजीविका नहीं है। हाँ, हाँ। और आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि मतलब कोई भी सरकार रही हो, हुँ, हुँ। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामयाब रही, बिल्कुल। जिसके कारण मजदूरों का, क्योंकि हम मजदूर वर्ग के बीच काम कर रहे हैं, हुँ, और हुँ। जो इस देश को चलाने वाला वर्ग है हम, हुँ, और हुँ। वो मेहनत का आवाम है, उसका जीवन दूभर हो जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक जो प्रमुख समस्या है कि वहां पर एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि सरकारें उनके एजुकेशन को लेकर कोई काम नहीं कर रही हैं। जो आज से 20 साल पहले जिस हालात में वहां पर स्कूल है, वो उन स्कूलों के हालात आज के भी वैसे के वैसे, वहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज हम जब पूरे भारत में अंग्रेजी का इतना महत्व दिया जा रहा है, और अंग्रेजी के बगैर, मतलब अंग्रेजी, अगर वो कोई हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति एमए भी पास है, तो अगर कहीं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा, तो उसको लोग अनपढ़ की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी स्थिति में आज का बच्चा अगर हिंदी मीडियम पढ़ेगा, तो उसका क्या महत्व क्या रहेगा? होगा? बिल्कुल। तो आज भी सरकारी स्कूलें वही, मतलब पुराने ढर्रे पे चल रही हैं, और उनको जो पुराना जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, वही फॉलो कर रहे हैं। हुँ। और शिक्षा का जो समस्या है, वो उनके बीच बनी हुई है, क्योंकि शिक्षा उस तरह से निरक्षरता नहीं है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, मगर वही 10वीं के आगे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि बच्चियों
बाहर जा नहीं सकती, हमारे जो शहर का माहौल है उसके कारण लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते, और बस्तियों का स्कूल 8वीं तक है, और हिंदी मीडियम तो उसका लेवल जो है स्तर भी मतलब उस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं। तो ये जो समस्या है तो उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि पहले तो वहाँ पर आजीविका का, फिर शिक्षा का मामला और बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल समस्या बिल्कुल। है। तो शिक्षा का एक विशेष जो आपको कमी समझ में आई, क्योंकि शिक्षा अगर बेहतर होगी तो आजीविका भी उस हिसाब से फिर बेहतर हो पाएगी। तो शासन प्रशासन या संबंधित अधिकारी को से आप क्या उम्मीद रखते हैं या क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा किस तरह से बेहतर की जाए इन क्षेत्रों में, या क्या करना चाहिए, किसकी प्राथमिकता उसको देनी चाहिए अगर देश का भविष्य उज्ज्वल समझते हैं तो? बिल्कुल देखिए, देश का हर युवा, हर बच्चा एक संसाधन है। बिल्कुल बिल्कुल आज संसाधन है, आज देश का जो संसाधन है। भी बच्चा है, अगर वो पढ़ लिख के कहीं भी जाता है तो देश के लिए काम करता है, तो सिर्फ वो पढ़ लिख के बस नहीं, आज जो हमारा मजदूर वर्ग है वो भी देश का संसाधन है, क्योंकि देश के जीडीपी में हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो ऐसे हर बच्चा जो है देश का संसाधन है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, हाँ। और देश के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने के लिए देश को खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल करना और वो जो सरकार का जो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो शिक्षा पे 6% खर्च करने की बात करती है, और ये कम से कम 20 साल पुरानी रिपोर्ट है। 20 साल बाद भी आज सरकार उस बजट पे नहीं पहुंच पाई, वो 4% के आसपास ही खर्चा कर पा रही है, जिसके कारण भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो डामाडोल है। तो सरकारों से मेरा कहना यही निवेदन है, देश की हर सरकार से, कि ये जो देश में 3-4% शिक्षा व्यवस्था है इसको खत्म किया जाए, और चाहे मजदूर हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सबके बच्चों के लिए एक समान। अगर हमारा संविधान समता समानता की बात करता है, और सब कहीं पर आईसीएससी, कहीं सीबीएसई, कहीं एमपी बोर्ड, कहीं नगर निगम, इस तरह से जो प्रति व्यवस्था बनाई गई, इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि गरीब का बच्चा नगर निगम में काम पढ़ाई करे, अधिकारी का बच्चा सीबीएसई में पढ़े, और जो एलीट वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, वो आईसीएसई में पढ़े। तो जो हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो और जो दूसरी हो, वहां पर ये इस तरह से पेपर नहीं आते कि एमपी बोर्ड के लिए अलग, सीबीएसई के अलग, आईसीएसई, वो फिर सबके लिए एक समान होते। तो मेरा सरकारों से यही निवेदन है कि हमारे देश में जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एक देश एक विधान, तो उसी तरह एक देश और एक शिक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर हम समता के मूल्य को देखें तो देश में एक ही शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, एक ही प्रकार का पैटर्न होना चाहिए, एक ही प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए, जिसमें सभी बच्चे एक ही तरह से पढ़ाई कर सके, जिसमें समानता जो समता का मूल्य है उनको एक विशेष उसका एक महत्व हम समझ सकें। बिल्कुल। तो जैसे आपके अनुभव रहा है, महिलाएं और बच्चे अपनी समस्याओं को लेके बहुत ज़्यादा मुखर नहीं हो पाते हैं, तो उन क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के बीच काम करते हुए उनकी प्रमुख चुनौतियां आपको क्या-क्या समझ में आई है? उनकी क्या विशेष समस्याएं हैं जिसका वो समाधान उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके लिए चुनौती है, आपके लिए भी चुनौतियां बनी हैं? देखिए, क्या है कि हमारा जिस वर्ग के साथ काम है, उनके दूसरी समस्याएं भी है। प्रमुख समस्या उनका आजीविका चलाना है। वो तो बिल्कुल अपन ने जिक्र, और आजीविका चलाने के लिए उनको जद्दोजहद है। आज काम लगा, कल नहीं लगा। बिल्कुल। तो इस समस्या में या कहें कि इस माहौल में वो अपनी दूसरी समस्याओं पे मांग को लेकर वो मानसिक तौर पे तैयार नहीं होते, और फिर घर का जो जैसा माहौल होता है, जैसे घर में परिचर्चा होती है वैसे, क्योंकि आज भी हम कितना भी कहें कि हमारा देश विकास कर लिया, मगर आज भी परिवारों में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। तो जो महिला होती है वो अपने पति के ही कहने पे चलती है, और जो परिवार का जैसा माहौल होता है वैसे बच्चा भी सीखता है, वैसे ही माहौल में उसका पालन पोषण। तो ये दोनों, क्योंकि पिता अब रोजी रोटी की समस्या में जूझ रहा, और वो बाहर की जो बातें उसको लगता है कि ये तो बातें फालतू की, अभी तो हमारी समस्या प्रमुख से दाल रोटी की है। तो वो फिर उस तरह से लोगों, बच्चों में और महिलाओं में उस तरह से जागरूकता नहीं आ पाती है कि हम अपने समस्याओं को लेकर कहीं मांग करें या किसी से संपर्क करें।
तो वो एक तो जागरूकता भी नहीं है और लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो लोगों को मनोबल मजबूत होता है, बिल्कुल ताकत होता है, मिलता है। बिल्कुल होता है। अब परिवार का जब मुखिया ही थोड़ा सा पीछे हटता है तो फिर जो घर की महिला और बच्चे हैं वो अपने आप ही पीछे बिल्कुल। रहते हैं और वो इस सब में बिल्कुल, लगता है, उनको लगता है कि हमारे पिताजी या हमारे पति ने कहा है कि ये फालतू काम है, तो वो फिर पीछे हट जाए। हाँ, तो पितृसत्ता का तो एक विशेष दबाव रहा ही है हमारे समाज में। फिर भी आपको क्या लगता है कि महिलाओं, बच्चों को अगर संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हो, तो उनके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव हो सकता है? देखिए, संवैधानिक अगर मूल्यों की और अधिकारों की अगर उनको हम जानकारी देते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सदियों पुराना हमारे परिवार के अंदर पितृसत्तात्मक ढांचा बना हुआ है, वो टूट जाएगा। बिल्कुल। और जब वो टूटेगा तो घर में सिर्फ पत्नी भर को अधिकार नहीं मिलेगा, उस घर में बेटी को भी अधिकार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। और जब अधिकार मिलते हैं तो अधिकार से मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो हमने देखा है कि ऐसे कई हमारे देश में युवाओं की कहानियां रही कि जब मनोबल बढ़ता तो उन्हें कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता है। तो अगर संवैधानिक अधिकारों को और मूल्यों को लेकर हम अपने परिवार में या महिलाओं को जागरूक करते हैं, तो हमने देखा कि महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं, और किसी किसी क्षेत्र में तो आज महिलाएं पुरुष से आगे भी निकल चुकी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास, अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी एक चर्चा हो जाएगी, बिल्कुल। तो युवाओं के बीच भी आपका मतलब युवाओं के बीच भी आपका जाना-आना, उनसे संपर्क रहा है। तो उनके आप क्या समझते हैं कि युवाओं को समाज और संविधान के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी किस प्रकार निभानी चाहिए? कुछ आपको ऐसा लगा हो कि कहीं कुछ कमी रह गई है, या फिर ये कमी तो नहीं कहेंगे, अगर आपको लगता हो कि युवाओं को किस प्रकार इन मूल्यों को लेके या अपने कर्तव्यों को लेके समाज में काम करना चाहिए, जिसकी आपको कमी आज नज़र आती है? देखिए, हम इस सारे मामले में आज युवा कैसा है, इसका दोष हम अपनी पीढ़ी को मानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमने उनको वो चीजें बताई ही नहीं। आप देखेंगे कि पिछले ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसमें संवैधानिक मूल्यों को लेकर युवाओं के जो पाठ्यक्रम उसमें डिटेल में डाला गया हो। कहीं कहीं देख लेते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में ये जो हमारी उद्देशिका लिखी हो पीछे एक पन्ने में प्रिंट रहती है, बाकी इसको डिटेल में कहीं नहीं बताया गया। तो इसके लिए हम और आप लोग, इसका मैं दोषी मानता हूं कि हम लोगों ने कभी इसके लिए आवाज नहीं उठाई कि युवाओं के पाठ्यक्रम में ये चीजों को, मूल्यों को लेकर डिटेल से उसको समझाया जाए, तो जिससे वो अपने जीवन में उसको उतार पाए। अब जब हमने उसके लिए काम नहीं किया और युवाओं को दोष देना, ये सरासर बेईमानी है। आज जैसे भी युवा हैं उसमें हमारे जो आज के पहले का जो समाज है उसका योगदान है, क्योंकि हमने युवाओं को हमने सही राय नहीं दिया। बिल्कुल। और हमने जब सही, तो ये इसका मैं बड़ी ईमानदारी से मैं अपनी पीढ़ी को दोष देना चाहता हूं कि इसमें आज युवा जैसा भी है, अगर वो सही दिशा में है तो उसमें हमारा योगदान है, और अगर वो गलत दिशा में है तो हमारी पीढ़ी का। बिल्कुल। तो उसमें अगर अपन कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें हमारी पीढ़ी या उसकी पहली पीढ़ी को ही उसमें शुरुआत करना चाहिए, उसके बाद उसमें परिवर्तन की उम्मीद हमको रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा मेरा अगला सवाल यही था कि यदि कोई युवा सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना चाहे तो वह छोटी शुरुआत कहाँ से कर सकता है? पर उसका जवाब हमको अभी ही मिल गया कि उसकी पहले की पीढ़ी या उसके जो गार्जियंस हैं वो अगर बेहतर उनको समझा पाएँ। पर फिर भी जैसे युवा कुछ हो चुके हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं, जो खुद से समझते हैं, अधिकतर युवा आजकल मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। फिर भी कोई युवा अगर शुरुआत करना चाहे सामाजिक परिवर्तन की, तो कहाँ से कर सकता है? आपके अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है? भावेश जी, इस बात को आप भी मानेंगे कि आज का युवा बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल। हाँ, और उसके हाथ में स्मार्टफोन है। बिल्कुल है। हाँ, पूरी दुनिया का ज्ञान आज उसके पास है। बिल्कुल। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज का युवा उसके पास ज्ञान नहीं है। बहुत सारे मामलों में हमसे वो कहीं आगे, ज्यादा बेहतर, ठीक है। मगर फिर भी अगर वो कहीं से शुरुआत करे तो कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, एक छोटे से काम से भी वो शुरुआत कर सकता। मान लीजिए कि उसके घर, उसकी बस्ती में पानी नहीं आ रहा है, हाँ, हाँ।
या उसके बस्ती में की गली में या कॉलोनी गली में सफाई कर्मी कचरा लेने नहीं आ रहा या साफ करने नहीं आ, तो उसके लिए भी वो आवाज उठा सकता है और वहां से भी अपनी सामाजिक दायित्व के लिए जिम्मेदारी का काम शुरू कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक बड़ी क्रांति करेगा, छोटी छोटी बातों से, और यहीं से सीखता है हर व्यक्ति। हम भी हैं, आप भी हैं, हम लोग भी ऐसे ही छोटे छोटे कामों से ही सीखते हुए आए हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि सबसे पहले कोई बड़ा क्रांति करना है कि एकदम अमूल चूक परिवर्तन ही कर देना है। छोटे से काम से भी परिवर्तन का काम शुरू किया जा सकता है। तो जैसे वॉइस की ये पहल है, वॉइस संवैधानिक मूल्यों पर आधारित संवाद, जन जागरूकता और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का प्रयास तो कर ही रहा है। आपके अनुसार ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से क्या समाज में दीर्घकालीन परिवर्तन कुछ आ सकता है या आने की उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, आपका जो प्रयास है बहुत ही शानदार है, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसी हर छोटी छोटी कहानियों को जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सामाजिक बदलाव के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए, उन कहानियों को बाहर आना बहुत जरूरी है। बहुत कहानियां हैं ऐसे आजादी के संग्राम में, ऐसी छोटी छोटी बहुत कहानियां जो आज दबी, जो इतिहास में कभी आई ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संघर्ष को और बदलाव को, बदलावकारी जो साथी है उनकी कहानियों को बाहर आना चाहिए और लोगों तक जाना चाहिए। इससे कुछ ना कुछ लोग तो प्रेरणा लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ सारी चीजें वो रहती नेगेटिव होती हैं, कुछ ना कुछ लोग प्रेरणा लेते हैं और वो फिर एक बदलाव का एक श्रृंखला बनती है कि जब वो एक छोटा सा काम कर सकते हैं तो हम भी एक छोटा सा काम कर सकते हैं। तो इससे ये बदलाव की श्रृंखला के लिए आपका एक काम बहुत ही जरूरी काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपके काम को मैं साधुवाद करता हूँ, बहुत ही धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपका जो काम है वो तो एक विशेष मतलब विशेष योगदान समाज को दे रहा है नागरिक अधिकार मंच के द्वारा। तो हमारे दर्शकों और श्रोताओं के बीच आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करें? तो अगर मैं अपने दर्शकों से यही आशा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर वो अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों को लाना चाहते हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि एक बार संविधान को जरूर पढ़ें। बिल्कुल। और संविधान की प्रस्तावना को बहुत बारीकी से देखें, क्योंकि वो सिर्फ उद्देशिका में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है। उसके साथ साथ आपको अगर ये सब चीजों को समझना है तो बाबा साहब की जो जीवनी है उसको भी आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो जीवन है उसी जीवन का ही पूरा निचोड़ संविधान की उद्देशिका में है। क्योंकि हम सब का अब मानना है, क्योंकि आजादी के हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और अब हम सब का मानना है कि समाज में जब तक समता, स्वतंत्रता और बंधुता नहीं होगी तब तक हम अपने सपनों का राष्ट्र, जो हम भारत का एक सपनों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम नहीं बना पाएंगे। अगर हम समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित नहीं कर पाएंगे तो हम कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, हिंदुस्तानी कोई नहीं होगा, भारतीय कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमको सबको भारतीय बनाने की जरूरत है। उसके लिए हमको संविधान में दिए गए संवैधानिक मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, और जो भी देश में घटना हो रही है उसको संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से देखना पड़ेगा। हम अक्सर क्या होता है कि धर्म के चश्मे से देखते हैं, हम अपने निजी नजरिए से देखते हैं, मगर उसको संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से नहीं देखते। तो दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि हम संवैधानिक मूल्यों को पढ़ें, उनको समझें और समाज को हम इन्हीं मूल्यों के चश्मे से हर घटना को देखें, तो हम एक बेहतर भारत बनाने में सफल रहेंगे। हमारे देश में एक अच्छी आबो हवा तैयार होगी, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा खुशहाल भारत देके जाएंगे। हाँ, अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण तैयार कर पाते हैं तो ये एक बहुत बहुत बेहतर शुरुआत होती है। बिल्कुल, जिस तरह के भारत की कल्पना हमने करी है, हमारे संविधान निर्माताओं ने करी है, बिल्कुल उसके अनुसार। जैसे आप बस्तियों में जाते हैं, आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का विश्वास आपसे कैसे बन पाता है? किस तरह से या क्या चुनौतियां आती हैं कि लोग बाग आप पे विश्वास करें? देखिए, काम में तो सब में चुनौतियां हो, बिल्कुल,
और लोग एकदम से विश्वास नहीं करते, हाँ हाँ क्योंकि लोग इतने पहले से ठगे हुए हैं। हाँ हाँ। किसी ने कुछ बहाने से उनको ले गया, किसी ने पट्टा दिलाने के बहाने से, कोई राशन बिल्कुल। कार्ड दिलाने हाँ, से, हाँ। और फिर वहां अपने हित में उनकी, जैसे उनके हित पूरे हुए और वो बेचारे खाली हाथ चले आए, बिल्कुल। और आज भी खाली हाथ है। तो हमारे जाने के बाद भी उनको लगता है कि कहीं फिर से ना हम ठगा महसूस बिल्कुल, करें। बिल्कुल। तो लंबे समय तक हमको उनके साथ काम करना पड़ता है, छोटे छोटे उनके साथ, मतलब ऐसा कोई नहीं कि बड़ा एकदम उनको घर बना के दे दिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी जो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की योजना, उनकी जानकारी दें। अगर हम उनका एक BOCW कार्ड ही बनवा पाए, जाति प्रमाण पत्र बनवा पाए, और उनसे अगर कोई लाभ मिलता है, तो फिर हमारे और उनके बीच एक जुड़ाव बनता है, और फिर धीरे धीरे वो प्रक्रिया आगे बढ़ती। डायरेक्ट हम कहीं से जाएं किसी के पास और तुरंत वो विश्वास कर ले, ऐसा नहीं होता। हमारे घर में भी कोई आएगा और तुरंत हमसे बोलेगा कि हमारे साथ चलिए, हम भी नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लंबी प्रक्रिया है विश्वास कायम करने की। इस तरह का कोई घटना या उदाहरण अगर आप जिक्र करना चाहें कि जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, या आपको लगा हो कि इस तरह के काम से बहुत सकारात्मक कुछ परिवर्तन लाया भी जा सकता है, किसी का कुछ ऐसा काम जो पहले नहीं हो रहा था या फिर आपके द्वारा हुआ हो? तो ऐसे तो बहुत ही होंगे, वो भी बहुत बात सारे सही है। उदाहरण हैं, क्योंकि बस्तियों में आप जाओगे तो लोग अक्सर योजनाओं के लाभ के लिए ही परेशान होते रहते हैं। मगर मुझे लगता है कि हम लोगों ने 2010 में जो RT एक्ट आने के बाद, राइट, शिक्षा अधिकार अधिनियम आने के बाद, जब हम लोगों ने जबलपुर में, जहां उस समय 2010 में प्राइवेट स्कूलों में साल भर की नर्सरी की फीस 30 से 35 हजार रुपए होती थी, वहां पर हम लोगों ने करीब करीब सैकड़ों बच्चों का फ्री एडमिशन बड़ी बड़ी स्कूलों में, सत्य प्रकाश, सेंट ओलाइसस जैसे स्कूलों में, ज्ञान गंगा जैसे स्कूलों में करवाया एडमिशन सैकड़ों बच्चों का निःशुल्क। तो वो मुझे लगा कि ये हमको भी आत्मसंतुष्टि हुई, और हमको लगा कि हम बच्चे परिवार में एक नई दिशा की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं करवा पाते तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी म्युनिसिपालिटी या मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल में कहीं पढ़ रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई वहां भी कोई खराब नहीं होती, मेरा वहां, मैं आज भी सरकारी स्कूलों के समर्थन में, मगर स्कूल में वहां पर इंग्लिश का जो तरह से शिक्षा का स्तर हो जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो वहां पर हम लोगों ने कहा जहां पर बच्चों का कम से कम उन बच्चों का जिनके परिवार में अंग्रेजी का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वहां पर बच्चों को शुरुआत से ही अंग्रेजी शिक्षा का एक मजबूत आधार मिला। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जो बिल्कुल जो इस बात पे कायम हम सभी का विश्वास करता है कि इन छोटे छोटे प्रयासों से एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल लाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आपके अनुभव में संविधान केवल अदालतों तक या वकीलों तक सीमित है कि आम नागरिकों को भी उसकी कुछ उतनी मतलब समझ है कि नहीं है, या किस तरह से आप समझते हैं? हमारे जो देश में हमारे पुरखों ने जो गलती की है, वो यही गलती की है कि संविधान जनमानस तक नहीं पहुंच पाया, और आज भी नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बटे हुए हैं। अगर भारतीय नहीं बन पाए, ये बिल्कुल अगर ये संविधान जनमानस तक पहुंचता तो हम भारतीय बनते। और संविधान को सिर्फ लोगों ने कोर्ट कचहरी तक ही सीमित रखा है, जबकि संविधान हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। बिल्कुल। क्योंकि संविधान कहता है ना, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। अगर हम इस बात को मान ले तो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नौजवान जो हिंदू हैं और हिंदू होते हुए भी हिंदू के आरक्षण का विरोध करते हैं, जबकि वो समता के कॉन्सेप्ट से आया है। बिल्कुल आया है। ठीक है, समता स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट में आया कि जो वर्ग सदियों से प्रताड़ित रहा, उनको कैसे एक
एक सूत्र में लाया, बराबरी में लाया जा सके, उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया था। मगर लोग आज भी संविधान को नहीं जानते, नौजवानों को संविधान पढ़ाया नहीं गया, उनके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो उनको लगता है कि हमारे हिस्से की ये रोटी खा रहे हैं, वो आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का। और इससे राजनेताओं को फायदा होता है, नौजवानों को नौजवानों से लड़ा के वो अपनी दाल रोटी सेकते हैं, क्योंकि जबकि राजनेताओं की जिम्मेदारी थी रोजगार पैदा करना। उनने रोजगार पैदा नहीं किया। जब नौजवान रोजगार मांगने लगे तो उनने नौजवानों को ही लड़वा दिया कि वो तुम्हारे हिस्से की रोटी वो खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आपको सरकार को केवल 3 सुझाव देना हो, या और ज्यादा, या 1-2 भी, जिससे गरीब बस्तियों में वंचित समुदाय के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है, तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? सरकार अगर सच में गरीबों को जीवन में परिवर्तन लाना चाहती तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे देश में रोजगार को पैदा करना। हमारे बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होनहार बच्चे जो पढ़ के बाहर जा रहे हैं, वो फिर लौट के नहीं आ रहे हैं। तो हमारी जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं बाहर दूसरे देश में के लिए काम कर रही हैं, तो दूसरा देश विकसित हो रहा है। हमारे आज आप सुंदर पिचाई जो है वो भारत के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आज वो किसके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ हाँ। वो अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ। तो अगर हमारे देश की प्रतिभाएं हमारे देश में ही रहेंगी, उनको जो संसाधन है उनको हमारे देश में मिलेगी, तो हमारी प्रतिभाएं हमारे देश के लिए काम करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है कि हमको शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है। दूसरा यह है कि हमको अपने देश में रोजगार के अवसर को पैदा करना, देश में ही रोजगार के अवसर अगर उनको अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में, अपने ही देश में मिल जाए, तो एक बहुत बेहतर शहर के, देश के लिए, राज्य की उन्नति के लिए बेहतर एक कदम रहेगा। इतने वर्षों तक लगातार सामाजिक कार्य चूंकि आप करते हुए हैं, तो कभी कोई ऐसा अनुभव आपको रहा हो जब आपको निराशा महसूस हुई हो, फिर उस निराशा से किस तरह से आपने मतलब उसका समाधान किया और आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा मिली हो? कोई ऐसा अनुभव? ऐसे तो रोज ही अनुभव आते हैं इस क्षेत्र में, ऐसे रोज ही अनुभव आते हैं, रोज ही निराश होते हैं। फिर मन को समझाते हैं कि नहीं, ये तो आएगा ही। महिलाओं को हम लोग किसी ट्रेंड करते हैं, किसी मुद्दे को लेकर उनको जागरूक करते हैं, और फिर वो अपने परिवार पति की बातों में आकर फिर वो उस बात को वो डिनाई कर जाती, बाहर नहीं निकलती। युवाओं को हम लोग तैयार करते हैं कि कैसे अपने मुद्दों पे निकलना है, बात करना है, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, जो देश में जो क्लाइमेट हो रहा है। और हम लोग बहुत सारा यहाँ वहाँ से दौड़ भाग करके संसाधन जुटा के और उन पे ये इन्वेस्ट करते हैं, मगर एक दौर ऐसा फिर आता है कि नौजवान बाहर ही नहीं निकलता, वो किसी रैली में है, किसी कहीं दूसरे प्रोग्राम में है। तो निराशा तो रोज होती है, और अधिकारियों के साथ जब मिलते हैं तो निराशा बहुत होती है। हर काम के लिए वहां पर रिश्वत की बात होती है, हर काम के लिए मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, तो निराशा तो रोज मिलती है। मगर फिर भी निराशा के इस दौर में कहीं ना कहीं रोशनी की किरण होती है, और वो किरण को हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी ना कहीं तो वो सुबह तो आएगी, जब रोशनी आएगी। और क्योंकि निराश हो जाएंगे तो काम का ये सफर नहीं रोकना पड़ेगा। एक आशा की किरण देख के बिल्कुल आगे का। बिल्कुल। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, और खासकर विशेषकर युवाओं के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए खास मैसेज यही है कि सबसे पहले वो अपने शिक्षा पे महत्व दें, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। बिल्कुल। तो जब आप शिक्षित होगे तो आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में हमने पहलवानों को भी आंदोलन करते हुए देखे हैं। बिल्कुल। जबकि वो पहलवान थे, उनका भी शोषण हुआ। बिल्कुल हुआ। मगर शिक्षा, अगर वो शिक्षित होते, प्रॉपर उनका शिक्षा ग्रहण, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ थे, मगर शिक्षा एक अलग रास्ता देता है। बिल्कुल। तो मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि अपनी शिक्षा को मजबूत करें, शिक्षित हो, और शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपने समाज को बदलाव के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हम इंसान हैं,
हमें और पशु में अंतर होता है। बिल्कुल। पशु चाहे जितना ताकतवर हो, वो सिर्फ अपने अपने भोजन की व्यवस्था के लिए भागता है। हम इंसान हैं, बिल्कुल। हमको अपनी भोजन की व्यवस्था के साथ साथ हमको अपने समाज के बारे में बिल्कुल। सोचना पड़ेगा हाँ। और सोचना चाहिए। और शिक्षा यही बताती है, अगर शिक्षित होंगे तो हम अपने समाज के लिए सोचेंगे, बिल्कुल। शिक्षित नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचेंगे। हाँ, मतलब शिक्षा को हम अपने रोजगार के उद्देश्य तक सीमित ना रखें। शिक्षा का उद्देश्य रहता है कि हम अपने साथ-साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएँ। तो उस उद्देश्य का महत्व को भी समझते हुए शिक्षा अर्जित करें, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप में पैदा करें। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। हमारे आज की गेस्ट का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगली अगली मुलाकात में नए सवालों के साथ, नए अनुभव के साथ आपसे बहुत जल्दी रूबरू होंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।